तो जब पिछड़ी जाति के नेता के रूप में खुद स्थापित करके आप पिछड़ी जाति का वोट हासिल करते हैं, पिछड़ी जाति को संगठित करके आप उसको राजनीतिक औजार बनाते हैं, पिछड़ी जाति को आगे आकर आप उसको हथियार बनाते हैं, तो जब सत्ता की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती की बात आती है, तो आखिर पिछड़े दलित और मुसलमान हाशिए पर क्यों चले जाते हैं? क्या पिछड़े दलित और मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक भर हैं? आप कभी ये कल्पना नहीं करेंगे, कभी कोशिश नहीं करेंगे कि पिछड़े दलित और मुसलमान मुख्य धारा में आ जाएं, उनको भी उनके हक मिलें। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे एक आईपीएस मित्र थे और उन्होंने मुझसे एक बात बहुत अच्छी कही। पिछड़ी जाति से आते थे। उन्होंने कहा कि संजय जी, हम पिछड़ी जाति के अफसरों की हैसियत पुलाव में इलायची जैसी है। हमको पुलाव में खुशबू आ जाए इसलिए डाला जरूर जाता है, मगर खाते समय उस इलायची को निकाल दिया जाता है। मुझे वो तस्वीर कल पार्लियामेंट में जो बहस हुई और जो आज जेपी नड्डा जी ने जवाब दिया, तो मुझे उनकी वो बात याद आ गई। राहुल गांधी ने सवाल किया कि दर्जनों अफसर सचिव के पद पर भारत सरकार में तैनात हैं, मगर पिछड़ी जाति के सिर्फ 3 लोग क्यों? पिछड़ी जाति के साथ इतनी उपेक्षा क्यों? बात सही है, पिछड़े दलित और मुसलमानों की इस हद तक उपेक्षा लगातार जारी है। आज जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में कितनी पिछड़ी जाति के सचिव थे बताइए। अब जाहिर है कि राहुल गांधी इसका जवाब तो तैयार पहले से किए बैठे नहीं होंगे कि कांग्रेस के समय में पिछड़ी जाति के कितने अफसर तैनात थे, और अगर कम तैनात थे तो कांग्रेस भी इतनी जिम्मेदार है। लेकिन पिछले वाले गलत थे इसलिए आप भी गलती करेंगे, ये तर्क बेमानी है। ये तर्क इसलिए भी बेमानी है क्योंकि आपके पोस्टर मैन, आपके देवताओं के देवता, जेपी नड्डा जी कहते हैं ना कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रातः स्मरणीय नेता, बीजेपी के नेता जिन्हें विश्व गुरु कहते हैं, दावा करते हैं कि इनके आने से पूरे विश्व में भारत की तस्वीर बदल गई है। वो प्रधानमंत्री जी भी खुद को पिछड़ी जाति का कहते हैं। हमेशा कहते हैं कि एक पिछड़ी जाति के नेता को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो जब पिछड़ी जाति के नेता के रूप में खुद स्थापित करके आप पिछड़ी जाति का वोट हासिल करते हैं, पिछड़ी जाति को संगठित करके आप उसको राजनीतिक औजार बनाते हैं, पिछड़ी जाति को आगे आकर आप उसको हथियार बनाते हैं, तो जब सत्ता की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती की बात आती है, तो आखिर पिछड़े दलित और मुसलमान हाशिए पर क्यों चले जाते हैं? सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि देश में पिछड़ी और दलित जातियों के साथ कोई भेदभाव ना हो। सभी को पता था कि महिला आरक्षण बिल तब पास होगा जब जाति जनगणना हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जातियों की जनगणना से इतना क्यों डर रही है? बिहार में नीतीश कुमार ने जब जाति जनगणना कराने की बात की तो भाजपा की सरकार को पसीने क्यों आ गए? क्या फर्क पड़ रहा है? देश की हकीकत क्या पता नहीं चलना चाहिए?
क्या आम आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि देश में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने मुसलमान हैं? ये हक क्यों मारा जा रहा है? क्या पिछड़े दलित और मुसलमान सिर्फ आपका वोट बैंक भर हैं? आप कभी ये कल्पना नहीं करेंगे, कभी कोशिश नहीं करेंगे कि पिछड़े दलित और मुसलमान मुख्य धारा में आ जाएं, उनको भी उनके हक मिलें। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और उत्तर प्रदेश में मैं आज लिस्ट देख रहा था, मुझे लेंस लगा के भी किसी जिले का डीएम और एसपी मुसलमान नजर नहीं आया। क्या मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को यह हक नहीं है कि वो पढ़ लिख के आए और किसी महत्वपूर्ण पद पर तैनाती पाएं? क्या कमी है उनसे? वो एक धर्म विशेष में पैदा हो गए, ये उनका अपराध है। वो पढ़ लिख के आईएएस और आईपीएस हो गए, ये उनका अपराध है। देश की सर्वोच्च संस्था है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस। अगर इन पदों पर तैनात अफसरों में भी देखा जाएगा कि पिछड़े और दलित अगर हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात मत करो, तो निश्चित रूप से यह सामाजिक संरचना को बिगाड़ेगा, यह राजनीतिक भूगोल को बिगाड़ेगा और यह देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर भी असर डालेगा। राजनीति बहुत निर्मम होती है, किसी का साथ नहीं देती, किसी के साथ नहीं होती, ये हम सब जानते हैं। लेकिन राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई है कि केंद्र सरकार में दर्जनों सचिव के अफसर तैनात, लेकिन पिछड़ी जाति के सिर्फ 3 अफसर। और यही कारण है कि जब आप पिछड़ों और दलितों की इतनी उपेक्षा करते हैं, तो किसी राज्य में अगर दलित अपनी शादी में घोड़ी पर बैठता है तो लोग उसको उतार कर उसकी मूछ काट देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। कहीं दलितों को पानी कुओं पर नहीं पीने दिया जाता कि ये ऊंची जाति के कुएं हैं, और कहीं हाथरस जैसी घटना होती है जहां दलित लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, ऊंची जाति के अभियुक्त होते हैं। लहू लहान हालत में लड़की जब मर जाती है तो अफसर उसको मिट्टी का तेल, पेट्रोल और टायर डालकर फूंक देते हैं। इतना हम अपने कुत्ते को भी नहीं फूंक सकते। तब दलितों के लिए बड़ी उत्थान करने वाली बातें राजनेताओं को याद नहीं आती। तब राजनीति को याद नहीं आता कि ये वो वर्ग है, ये पिछड़ा और दलित वो वर्ग है जिसके वोट के लिए आप दिन रात एक करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप लुभावनी बातें करेंगे, इस वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर ये वोट बैंक को आप सिर्फ राशन का मोहताज बना देंगे और ये मान लेंगे कि ये वोट बैंक जाएगा कहां, ये तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन इस बार 2024 में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पिछड़ों और दलितों को भी समझ आ गया है कि राजनीति और सत्ता उनका किस तरह इस्तेमाल करती है। उनको भी समझ आ गया है कि राजनीतिक ताकतें उनका इस्तेमाल करके उन्हें मोहरा बनाती है। और पिछड़ों और दलितों की ये चेतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर पैदा कर रही है। उनको लग रहा है कि अब दलित और पिछड़े जागरूक हो गए हैं। कांग्रेस के नेता कहने लगे हैं कि देश को एक पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। तो खड़गे के चेहरे आने से भारतीय जनता पार्टी में तूफान जैसी स्थिति है। ऐसे मुद्दे जब पार्लियामेंट के अंदर उठते हैं, जब पिछड़ी जाति दलित जाति का मुद्दा उठता है, तो सत्ता का चेहरा सामने आता है और उस चेहरे पे बहुत धूल जमी होती है, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं सामाजिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी चेतावनी है। अब माने या ना माने, ये उनका काम है।